सुप्रभात, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बड़ा सड़क हादसा हुआ है और सड़क हादसे में एक परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई, 12 घायल हुए हैं। ट्रक और 4 पहिया गाड़ी में भिड़ंत हुई। रतलाम का रहने वाला परिवार हादसे का शिकार हुआ है। 2 नवविवाहित जोड़े समेत 18 लोग गाड़ी में सवार घायल। एक नवविवाहित जोड़े की हालत गंभीर बनी हुई है, इन्हें उदयपुर रेफर कर दिया गया। बाकी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चित्तौड़गढ़ के चिकाराडाडा चौराहे के पास यह हादसा हुआ। गाड़ी ओवरलोड होने के कारण बड़ा हादसा हुआ है। गाड़ी में 2 नवविवाहित जोड़ों समेत उनके परिवार के लोग राजस्थान के सवरियाजी मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने हादसे पर दुख जताते हुए पीएम मोदी के हवाले से ट्वीट किया है। तो बेहद दर्दनाक सड़क हादसा, जिस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया। तो दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। 2 नवविवाहित जोड़ों समेत परिवार के सदस्य मारे गए और पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। लालचंद हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। लालचंद, जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, खुद पीएम मोदी ने इस पर दुख जताया। फिलहाल इस पूरे हादसे को लेकर अभी की क्या अपडेट? जी हाँ राहुल, बताना चाहेंगे कि ये रतलाम के जो पास में ताल थाना क्षेत्र है, ताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आक्या कला गांव आता है। यहाँ पे करीबन 4-5 दिन पूर्व में शादी हुई थी। उस शादी में 2 जोड़े की शादी हुई थी और ये जो परिवार है, पूरा परिवार है, ये तूफान गाड़ी से कल 3 बजे के करीबन ये ताल से निकला था और 2 जो जोड़े थे, 2 दूल्हे और 2 दुल्हन, ये इसमें करीबन 18 लोग कुल मिलकर सवार होके सांवरिया जी जो है राजस्थान में आता है और बड़ा तीर्थ स्थल और धार्मिक स्थल माना जाता है। यहाँ पे कई लोग दर्शन के लिए आते हैं। उन जोड़ों को वहाँ पे देव दर्शन कराने के लिए ले जाया जा रहा था और करीबन 8 से 9 बजे के आसपास में सादल खेड़ा जो एक एरिया आता है और चिकायड़ा चौराहे के पास में तूफान गाड़ी जो है वो ट्राले में भिड़ंत हो गई है, जिसमें करीबन 3 या 4 महिलाएं और 3 पुरुषों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। और यहाँ पे बता दें कि करीबन 12 जो लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल है। और इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि इस गाड़ी के अंदर 18 लोग जो ओवरलोडेड भरे हुए थे और ये कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो यहाँ पे एक लापरवाही बरती गई है, जिसके अंतर्गत ओवरलोड होने के कारण ये एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें घटना स्थल पर ही मौत हो चुकी है। जी राहुल। जी लालचंद, अगर इस पूरे घटना की बात करें तो आप बता रहे ओवरलोडेड थी गाड़ी, जरूरत से ज्यादा लोग इसमें बैठे हुए थे। क्या किसी तरह की इसमें FIR दर्ज की गई है, लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है, या अभी जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं और लगातार हम सड़क हादसों को देख रहे हैं, तो किस तरीके की अपील प्रशासन कर रहा है? जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि समय समय पर यातायात सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है, चाहे वह रतलाम हो चाहे वह राजस्थान हो। संविधान द्वारा जो बनाए गए कानून है वह सभी जगह एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको राहुल एक बार बताना चाहेंगे कि जो ग्रामीण अंचल के जो लोग रहते हैं वह इन बातों को नहीं मानते हैं। लेकिन देखा जाए कि 2-4 सवारी जो है वह गाड़ी की क्षमता के अनुसार अधिक ले जाते हैं और जिसका ये हादसा एक सामने देखा जा रहा है, जिसमें दुल्हन की स्थिति जो है वो बिल्कुल सही है और दूल्हे की जो स्थिति वो भी सही है और वो खतरे के निशान से बाहर है। लेकिन जो एक दूल्हा है उसकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। इसका जो इलाज है वो राजस्थान के जो उदयपुर है उसको रेफर कर दिया गया है और उसका इलाज जारी है। हमारी जिला प्रशासन से भी बात हुई है। जिला प्रशासन द्वारा ये बताया गया है कि करीबन 8:30 बजे के आसपास जो मृतक जो 7 लोगों जिनकी मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम कर परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। और परिवार वालों से भी हमारी बात हुई है और रतलाम के जो ताल है उनका जो मूल निवासी है उनका करीबन 12 बजे के आसपास उनका दाह संस्कार के लिए रतलाम के इनको शव दे दिए जाएंगे। जी राहुल।
रेस्क्यू की बात करें, किस तरीके से रेस्क्यू किया गया? जब घटना हुई तो किस तरीके से जानकारी प्रशासन को मिली, फिर यहाँ पर प्रशासन के लोग पहुंचे? जी राहुल, यह जो इलाका है यहाँ पे यह जो मार्ग जो बताया जा रहा है, ये यहाँ पे सांवरिया जी जो है राजस्थान का, यह बहुत ही चर्चित मंदिर है और कई तमाम लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं और वाहनों का आना जाना लगातार जारी रहता है। सिंगल पट्टी का जो रोड है, जिस रोड से वाहन जाता है उसी रोड से वाहन आता भी है। तो आमने सामने की साइड से यह भिड़ंत हुई है ट्रक और तूफान के बीच में, और जैसे ही वहां के लोगों को पता लगा कि यहाँ पे एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया है, तो स्थानीय लोगों की मदद से शवों को जो है जेसीबी के माध्यम से निकाला गया और जो भिड़ंत हुई है उस भिड़ंत को दोनों वाहनों को खींचकर एक दूसरे वाहनों को खींचकर अलग किया गया है। उसके बाद में उन शवों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी जो अस्पताल है वहां पे उपचार के लिए उनको ले जाया गया। जी राहुल। चलिए लालचंद, आप बने रहिए। इस वक्त हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस वक्त घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और गाड़ी ओवरलोड थी ये बताया जा रहा है और उसकी वजह से ये हादसा हुआ, यानी लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। इसलिए IBC 24 भी आपसे ये अपील करता है अपने दर्शकों से कि आप यातायात के नियमों का पालन करें, हर तरीके से यातायात के नियमों का पालन करें। इस तरह की दुर्घटनाएं आपके परिवार में दुखद माहौल लाती है और साथ ही लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिरकार आज भी इतनी जागरूकता के बाद भी क्यों इस तरह की लापरवाही लोग करते हैं और इस तरीके से हादसे का शिकार हो जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया। PM मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। तो एक बड़ा हादसा चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर यह हादसा हुआ। जैसे कि हमारे सहयोगी लालचंद बता रहे थे, एक मंदिर में दर्शन के लिए इन्हें ले जाया जा रहा था जोड़ों को, और यहाँ की परंपरा है और उस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा था, लेकिन लापरवाही ये हो गई कि गाड़ी ओवरलोड थी, जरूरत से ज़्यादा लोग इस गाड़ी पर सवार थे और उसके बाद यह हादसा हुआ है। चलिए लालचंद, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 18वां दिन है और आज राजस्थान के हजारों किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक करने की इनकी तैयारी है। 14 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर एक मंच पर सभी किसान आएंगे। 14 दिसंबर को किसान नेता भूख हड़ताल करेंगे। इधर राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर से मिले हरियाणा के किसान के नेता और कृषि कानूनों के समर्थन में इन्होंने मुलाकात की है। हरियाणा के नेताओं ने मुलाकात के बाद चिल्ला बॉर्डर, दिल्ली नोएडा बॉर्डर अब खुल गया है। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। तो 24 से 48 घंटे निर्णायक हो सकते हैं, ये कहा है दुष्यंत चौटाला ने। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 18वां दिन किसानों के आंदोलन का है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में मैराथन पर। भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर वर्चुअल मैराथन, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी इस मैराथन में शामिल हुए। आपको बता दें कि 2 साल पूरे होने के बाद इस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है और CM भूपेश बघेल भी मैराथन में शामिल होंगे। रन विथ छत्तीसगढ़ में 70,000 से भी ज्यादा लोग दौड़ रहे हैं। लोगों ने पंजीयन इसमें कराया और किसी भी जगह दौड़ लगाकर वीडियो अपलोड अब लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर वर्चुअल मैराथन का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और इसमें CM भूपेश बघेल भी इस मैराथन में हिस्सा लेंगे। रन विथ छत्तीसगढ़ का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। मंत्री कवासी लखमा और CS अमिताभ जैन भी, तस्वीरें देखिए आप इस वक्त गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दौड़ लगाते तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत तमाम बड़े नेता रन विथ छत्तीसगढ़ के तहत इस वक्त दौड़ लगा रहे हैं।
2 साल पूरे होने पर, भूपेश बघेल सरकार के 2 साल पूरे होने पर उनकी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना, ये इस मैराथन का उद्देश्य है। और किसी भी जगह जाकर लोग इसमें फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं। 70,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें पंजीयन कराया है। और भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर इस वर्चुअल मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं मंत्री मोहम्मद अकबर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो भी इस वक्त मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। तो वर्चुअल मैराथन का आयोजन, रन विद छत्तीसगढ़ का आयोजन, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कवासी लखमा भी यहाँ पर मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं, दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं। 2 साल के कार्यकाल को जन जन तक पहुँचाने का बीड़ा कांग्रेस ने उठाया 2 साल पूरे होने पर। और ये तस्वीरें कवासी लखमा आप देख सकते हैं अपने जाने पहचाने अंदाज में, अपनी वेशभूषा में मैराथन में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। रिकॉर्ड करने बोला था उस समय, कर लेंगे। तो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर और कवासी लखमा, इन मंत्रियों ने अब तक दौड़ लगाई। सीएम भूपेश बघेल भी इसमें शामिल होंगे, तो सीएस अमिताभ जैन भी इसमें हिस्सा लेंगे। बस लाइव करेंगे। स्टार जैन हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ सीधे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, 2 साल का कार्यकाल सरकार पूरा करने जा रही है, ऐसे में एक वर्चुअल मैराथन, और इसमें सभी लोग का उत्साह देखते बनता है। फिलहाल इस मैराथन को लेकर क्या जानकारी, कितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और किस तरीके से इसकी शुरुआत होगी? देखिए, आपको बता दूं कि सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और उसको लेकर ज़बरदस्त उत्साह जहां सरकार में है तो वहीं लोगों में भी उत्साह नज़र आ रहा है। हर साल मैराथन का आयोजन किया जाता था, लेकिन कोरोना के चलते इस बार वर्चुअल मैराथन आयोजित की जा रही है। सरकार की 2 साल पूरे होने पर लगभग 70,000 लोगों से अधिक लोगों ने इसमें पंजीयन कराया था और तमाम बड़े नेता अधिकारी इस वर्चुअल मैराथन में शामिल हो रहे हैं। जो दौड़े हमारे साथ कवासी लखमा जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, जो खुद इस वर्चुअल मैराथन में हिस्सा लिए। उन्होंने अपने बंगले में आज सुबह दौड़ लगाई है। मंत्री जी, 2 साल पूरे होने जा रहे, वर्चुअल मैराथन का आयोजन किया गया, आपने भी दौड़ लगाई है। आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का सरकार, कांग्रेस पार्टी का सरकार 2 साल पूरा होने वाला है 17 तारीख को। उसका हम लोग रतन आयोजन हर साल करते थे, इस साल भी करने वाले थे। कोरोना कारण नहीं किया है। अभी पूरा छत्तीसगढ़ में जनता के और जनप्रतिनिधि, किसान, मजदूर, व्यापारी सब 2 साल में बहुत खुश है। 70,000 से अधिक लोगों ने दौड़ के लिए पंजीयन कराया है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि समूह में कहीं दौड़ना नहीं, लेकिन जिसको जहां दौड़ सके दौड़ें। लेकिन इससे समझ में आता है कि सरकार के साथ सरकार का विश्वास कहीं ना कहीं लोगों में है। सरकार का विश्वास, हिंदुस्तान में पहला सरकार है 2500 रुपया में राजीव गांधी किसान नया योजना के माध्यम से 2500 रुपया धान का खरीदी हो रहा है, तेंदुपत्ता का रेट मिल रहा है, आदिवासी का लोडी गुड़ा का जमीन पीस हुआ है और जंगल का जमीन का पट्टा हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बट्टा है। इसलिए किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, आम आदमी हो, कर्मचारी हो, बहुत खुश है। और 2 साल पूरा होने से हमारे सरकार छत्तीसगढ़ में विकास बहुत किया है। सरकार ने मैराथन से अपने जश्न की शुरुआत की है, तो कहीं ना कहीं एक मैराथन जो लोगों के शरीर के फिटनेस के लिए भी रहता है, तो क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से उत्साह लोगों में दिखा है यहाँ? नवरात्र में शरीर भी खुश रहे, मतलब फिट रहता है, शरीर के किडनी फिट रहता है, इसलिए सरकार भी अच्छा खुशी रहे और जनता के बीच में मैसेज जाए। ये सरकार जनता के लिए काम करने वाली सरकार है, किसान के लिए काम करने वाली सरकार है, आम आदमी के काम करने वाला सरकार है। छत्तीसगढ़ का जनता की जो चाहे आदिवासी विश्व दिवस का छुट्टी हो, चाहे अन्य छुट्टी, जो भी चीज़ा पर छत्तीसगढ़ में होता है, ये छुट्टी को देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है, इसलिए जनता बहुत खुश है। देखिए, मंत्री जी हैं बता रहे थे, जो खुद वर्चुअल मैराथन में हिस्सा लिए हैं
और साफ बता रहे थे कि कोविड के चलते कोई बड़ा आयोजन नहीं किया गया मैराथन को लेकर, लेकिन वर्चुअल मैराथन में ही लोगों का ज़बरदस्त उत्साह मिला है। हर वर्ग के लोग इसमें पंजीयन कराए हैं और 11 बजे तक का समय है कि लोग दौड़ सकते हैं, कहीं भी दौड़े, घर पे, अपने गली मोहल्ले में, सड़क पे, पार्क में, और उसका 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड का वीडियो हैशटैग करके जरिए रन विद छत्तीसगढ़ हैशटैग करके अपने अपलोड कर सकते हैं सोशल मीडिया में। तो ज़बरदस्त उत्साह ये कहा जा सकता है कि मैराथन को लेकर है। और जैसा कि कवासी लखमा जी बता रहे थे कि सरकार की जो 2 साल की उपलब्धियां हैं उसको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये आयोजन की है सरकार। और शुरुआत मैराथन से इसलिए की है ताकि लोगों में एक संदेश जाए कि फिट रहना जरूरी है और सरकार उनकी सेहत के प्रति जागरूक है और हर कदम पर सरकार जनता के साथ में है। बिल्कुल, रन विद छत्तीसगढ़ का आयोजन और 2 साल के कार्यकाल को सरकार जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस जानकारी और चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और अब आइए आपको सुनाते हैं कि आखिरकार स्थानीय लोगों का इस आयोजन को लेकर क्या कहना है। गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि ये सेहत के प्रति लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है और पैंडेमिक के बाद सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो सेहत ही है, तो लोग उसके प्रति जागरूक हों, ये बहुत ज़रूरी है। और हम भी ये कोशिश करते हैं हमारे ग्रुप के द्वारा कि लोग इसके प्रति जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दौड़ें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो वर्चुअल मैराथन हो रहा है, जो कि एक तरह से ये भी उत्साह की बात है हमारे लिए कि ऐसी सिचुएशन में भी गवर्नमेंट कुछ कर रही है ताकि जो लोग दौड़ने के प्रति और ज़्यादा मोटिवेट हो सके। कि कोविड के कारण जो है इस समय फिजिकल मैराथन संभव नहीं है, इसलिए सरकार ने एक ये प्रयास किया है सरकार ने कि जनता इससे जुड़े और जो हर साल का आयोजन है वो लगातार होता रहे, इसलिए इस तरीके की वर्चुअल मैराथन की व्यवस्था सरकार ने इस बार की है। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सरगुजा संभाग के दौरे पर रहेंगे। आज सीएम भूपेश बघेल बलरामपुर जिले के दौरे पर रहेंगे और कई लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सरगुजा जिले के लुंड्रा तहसील भी जाएंगे। लुंड्रा में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। आपको बता दें, लगातार सीएम भूपेश बघेल दौरे पर हैं। इस वक्त वो सरगुजा संभाग के दौरे पर हैं। आज बलरामपुर जिले के दौरे पर वो रहेंगे। कई लोकार्पण भूमि पूजन के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और इसके बाद सीएम लुंड्रा तहसील भी जाएंगे। लुंड्रा में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बीते 3 दिनों से सीएम भूपेश बघेल सरगुजा के दौरे पर हैं और लुंड्रा तहसील भी आज हो जाएंगे। बलरामपुर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बढ़ते आगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनवरी में छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं और इसे लेकर प्रदेश भाजपा की तैयारी शुरू हो चुकी है। शनिवार को आयोजित भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में दौरा कार्यक्रम को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बताया कि नए साल के पहले महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा प्रस्तावित है। ये दौरा 3 दिनों का होगा और इस दौरान उनका अलग अलग कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ स्तर से लेकर मंडल और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और उनके वर्चुअल रैली का कार्यक्रम भी तय किया गया है। हालांकि वो किस तारीख को आएंगे ये अभी तय नहीं है और इन कार्यक्रमों के प्रभारी तय करने से लेकर कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। और इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन से पहले प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन का फिर से छत्तीसगढ़ दौरा कार्यक्रम तय होने की खबर है। इस बार ये दोनों जिलों के दौरे पर जाएंगे और वहां के नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का शुभागमन हमारे छत्तीसगढ़ में होगा और वो यहाँ पर 3 दिनों तक रहेंगे और 3 दिनों के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम होंगे, विभिन्न बैठकें होंगी। 21 दिसंबर से शुरू हो रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन मंत्री समेत अलग अलग लगभग सभी विधायक मौजूद रहे और बैठक में इस बात को लेकर रणनीति बनी कि विधानसभा सत्र में किस तरह सरकार को घेरा जाए।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि वर्तमान में किसानों की आत्महत्या सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर कार्ययोजना और रूपरेखा तैयार की है। इसके मुताबिक आने वाले समय में रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि किसान की आत्महत्या धान खरीदी की शुरुआत नहीं होना, खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग न होना, जनशक्ति मिशन के टेंडर में घोटाला समेत कई मुद्दे उठाए जाएंगे। जो आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो किसानों को लेकर, किसानों की परेशानी को लेकर, होने वाली आत्महत्याओं को लेकर, अन्य विषय को लेकर चर्चा हुई और पूरे सत्र के दौरान अलग अलग दिनों में क्या क्या तैयारी हो सकती है उसकी कार्य योजना और रूपरेखा तय हुई। उसी हिसाब से आगे आने वाले समय में रणनीति तय होगी। से प्रदेश में आत्महत्या का दौर चल रहा है और न केवल किसान बल्कि परिवार भी सामूहिक रूप से हत्या कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रदेश के लिए एक चिंता का विषय है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आने वाले सत्र में क्या चर्चा हो सकते हैं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उसकी सत्र की सार्थकता रहे और जनहित के मुद्दे सारे विधानसभा के माध्यम से आए जिससे लोगों का इससे लाभ मिल सके। और बात करेंगे इस वक्त की एक और अहम खबर का। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बिजली गुल होने से 3 मरीजों की मौत हुई और मौत के मामले में भोपाल संभागायुक्त कविंद्र कियावत ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में मौत के मामले में अस्पताल प्रशासन को क्लीन चिट दे दी गई। संभागायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बिजली गुल होने का तीनों कोरोना मरीजों की मौत से कोई संबंध नहीं है। कोविड वार्ड में 11 दिसंबर की शाम 6:45 बजे से 7:15 के बीच बिजली गुल रही, जबकि मौतें रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच हुई है। हेलो, ये हमीदिया हॉस्पिटल से बोल रहे हैं ना जी? मैम आधे घंटे से लाइट नहीं है मैम, तो कोई हमारे पेशेंट को दिक्कत तो नहीं हो रही? दिक्कत तो बहुत हो रही है ना सर, लाइट के बिना कैसे मैम तो कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा मैम ऐसे तो। अरेंजमेंट अब यहाँ तो सब एम्बुवेक्स से और सब लगाए हुए हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा मैम, बहुत दिक्कत वही है, यहाँ हम बाहर खड़े हुए मैम, कुछ हो नहीं पा रहा। सब जगह की लाइट है मगर यहाँ की लाइट नहीं है। आप क्या करें मैम? देख लीजिए। नवीन सिंह हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नवीन, जिस तरीके से हालात बने हुए प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, इससे पहले भी बच्चों की मौत का मामला शेड्यूल में सामने आया, जहाँ पर लगातार बच्चों की मौत हुई, नवजातों की मौत हुई, और अब ये कोविड के मरीजों की मौत का मामला, तो यहाँ पर क्लीन चिट दे दी गई है सरकार की ओर से। देखिए, कल जब ये हादसा हुआ उसके बाद जो विभाग के मंत्री हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनसे जब हमने बातचीत की थी तब विश्वास सारंग ने इशारा दिया था कि जो जांच रिपोर्ट है, जो जांच हो रही है, उसकी दिशा क्या है, वो किस तरफ जाएगी। ये दरअसल विश्वास सारंग ने हमारे बातचीत में इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि हमीदिया अस्पताल में 3 टियर बिजली की व्यवस्था है, 3 स्तर पर बिजली की व्यवस्था की जाती है। एमपीईबी की तरफ से प्राथमिक तौर पर बिजली मिलती है। अगर एमपीईबी की तरफ से बिजली नहीं जाती है तो जनरेटर या बैकअप इन्वर्टर इनका सपोर्ट होता है, और अगर इनका भी सपोर्ट नहीं मिलता है तो जो मशीनें हैं उसमें खुद का ही इतना पावर बैंक होता है ताकि जिससे 1.5 से 2 घंटा चल जाए। तो उन्होंने ये साफ किया था बिजली गुल होने की वजह से किसी की मौत नहीं हुई, क्योंकि बिजली गुल हुई और 1 घंटा बिजली आ भी गई। और अगर मान लीजिए एमपीईबी का पावर कट हुआ है, हमारा जनरेटर हो गया लेकिन हमारी जो मशीनें थी वो ऑन हो गई, तो उस समय ही हम ये अंदाजा लगाना शुरू कर चलिए नवीन, ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब प्रशासन इन गलतियों को नहीं मानता है और मानता है कि उस दौरान नहीं हुई जिस समय लाइट गोल हुई थी। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन। बढ़ते आगे भोपाल से एक अहम खबर का रुख करेंगे, जहां पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बयान सामने आया है। ममता बनर्जी पागल हो गई, ये उन्होंने कहा। बंगाल में बीजेपी का शासन आएगा, ये भी उन्होंने दावा किया। बंगाल को हर हाल में अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये भी उन्होंने कहा। दिल्ली में किसानों का कोई आंदोलन नहीं है, दिल्ली में कांग्रेस और वामपंथी दलों का आंदोलन चल रहा है। ऐसे लोगों को तत्काल जेल भेज देना चाहिए। तो अपने बयान से लेकर चर्चा में रहने वाली सांसद प्रज्ञा ठाकुर का एक बार फिर एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पागल हो गई हैं, बंगाल में बीजेपी का शासन आएगा, ये उन्होंने दावा किया। साथ ही बंगाल को हर हाल में अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये भी उन्होंने कहा।
ममता बनर्जी पागल हो गई, तिलमिला गई है, बौखला गई है। उसे समझ में आ गया है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है जिस पर वो शासन कर रही है, ये भारत है। और भारत की रक्षा करने के लिए भारत के लोग तैयार हो चुके हैं, हिंदू तैयार हो चुका है और वो मुंहतोड़ जवाब उसको देगा। बंगाल में भाजपा का शासन आएगा, हिंदुओं का शासन आएगा और बंगाल अखंड भारत का हमारा हिस्सा है। चलिए सुबह 7 बजे की खबरों फिलहाल इतने, ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।